अच्छा भाई, तो यहाँ पर आपके पास अब ये बात समझ में आ रही है, अगर मैंने एक प्रोग्राम माइक्रो प्रोसेसर 1 पे या बी पे बनाया है, अगर मैं उसी सेम प्रोग्राम को ए पे ले जाके एग्जीक्यूट करूंगा, तो बताइए एग्जीक्यूट मुश्किल होने का मतलब क्या है कि इसके ऊपर लिखा हुआ प्रोग्राम जो होगा वो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के रिलेटिव लिखा गया है। जब मैं उठा के इस पे एग्जीक्यूट करूंगा तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, एरर आता है। और इसका लिखा हुआ प्रोग्राम अगर इस पे एग्जीक्यूट करूंगा तो ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जिस वक्त प्रोग्रामर प्रोग्राम कर रहा होता है उसको मशीन के आर्किटेक्चर को अपने ध्यान में रखना होता है कि डाटा किस पोजीशन पे जाएगा, रजिस्टर्स का साइज क्या है, जहां पे मैं डाटा डाल रहा हूं वहां का साइज क्या है, डाटा की मूवमेंट कैसे हो रही है। ये बहुत सारी चीजें जो होती हैं ये लो लेवल लैंग्वेज के अंदर प्रोग्रामर को खुद करनी पड़ी है, तभी ये प्रोग्राम, ये इस लैंग्वेज में प्रोग्राम करना बेइंतहा मुश्किल होता है। जब तो इसका मतलब क्या है कि ये मशीन ओरिएंटेड का मतलब क्या है, मशीन पर डिपेंड करेगा आपका प्रोग्राम, कि इफ यू आर मेकिंग अ प्रोग्राम ऑन वन मशीन एंड वांट टू एग्जीक्यूट ऑन अनदर वन, तो यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट टास्क। आप ये नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये वाली मशीन का जो प्रोग्राम है आपको दूसरे के आर्किटेक्चर के रिलेटिवली चेंज करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? तो अब ये बताओ कि जब मेरे पास एक प्रॉब्लम आई सॉल्यूशन के, और मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जा रहा हूं, तो मैंने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन को भी अपने ज़हन में रखना होगा कि भाई प्रॉब्लम है क्या, मैंने एक बैंकिंग सिस्टम बनाना है। लेकिन अगर मैं उस बैंकिंग सिस्टम को लो लेवल लैंग्वेज में बना रहा हूँ तो मैं बैंकिंग सिस्टम को भी देख रहा हूँ, प्रॉब्लम को अपने, और कंप्यूटर के आर्किटेक्चर को भी देख रहा हूँ। तो बताइए मेरी वर्किंग एक ही वक्त में दो मुख्तलिफ जगहों पे नहीं चल रही होगी। तो मेरे लिए जो प्रोग्राम करना होगा लो लेवल लैंग्वेज में वो खासा मुश्किल हो जाएगा कि मैं प्रॉब्लम पे फोकस करूं या मशीन पे फोकस करूं। आप बात समझ में आ रही है? आपने अगर घर में कोई खाना बनाना है तो एक खाना बनाना ही एक दर्द सर हो गया। आप आटा गूंद रहे हैं, आप वो आपके लिए परेशान कौन है? आटा गूंद लेना। इसके साथ ही साथ गूंदने के दौरान जिस बर्तन में आप गूंद रहे हैं वो बर्तन टूटा हुआ है या वो बर्तन सही नहीं है, छोटा है, तो बताइए आप उस बर्तन के अंदर उस आटे को संभाल भी रहे होंगे और गूंद भी रहे होंगे। आपके बात समझ में आ रही है? यानी कि जो प्रोसेस आप करने के लिए जा रहे हैं, मेरा फोकस प्रॉब्लम की तरफ नहीं है, प्रॉब्लम के साथ साथ मैं सिस्टम और मशीन को भी प्रॉब्लम में आई हुई है उसको भी देख। एग्जाम में पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं तो पेन की तरफ दिमाग होता है आपका, नहीं। लेकिन अगर पेन के अंदर इंक बार बार खत्म हो और आपको डुबो के लिखना पड़े तो आपको इधर भी देखना पड़ेगा उधर भी देखना पड़ेगा, तो आपके लिए प्रॉब्लम बढ़ जाएगी ना। बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या हो गया कि लो लेवल लैंग्वेज जो होती है उसके अंदर प्रोग्राम करना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि इट इज सेट टू बी अ मशीन ओरिएंटेड, मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज कहलाती है, मशीन पे डिपेंड करेगी। प्रोग्रामर को मशीन को भी जहन में रखना पड़ेगा और अपनी प्रॉब्लम को भी जहन में रखना पड़ेगा। इसी मशीन ओरिएंटेड को मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज भी कहते हैं। और मशीन जो कोड होते हैं वो मशीन रीडेबल होते हैं, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ उसी पर्टिकुलर मशीन के ऊपर एग्जीक्यूट होंगे, दूसरी मशीन के ऊपर एग्जीक्यूट नहीं। हर मशीन के ऊपर लिखे जाने वाले उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर कोड होंगे वो डिफरेंट होंगे। समझ रहे हैं? तो ये प्रॉब्लम कहां पे आती है? लो लेवल में आती है। अब आप चलिए हाई लेवल की तरफ। देयर आर टू टाइप्स। अब ये जो है ये टाइप्स नहीं है, ये एग्जाम्पल्स हैं। असल में जो टाइप्स लिख रहा है ना, इस टाइप्स के बजाय से क्या लिखना चाहिए था? एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो इसकी एग्जाम्पल्स जो हैं वो क्या है? मशीन लैंग्वेज है और असेंबली लैंग्वेज। अब मशीन लैंग्वेज इट कंसिस्ट जीरोस एंड वन। मशीन लैंग्वेज को देखिए तो ये क्या है? जीरो और वन पे कंसिस्ट करेगी, क्योंकि ये कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर ये पाता है कि कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होती है। डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर। डायरेक्टली एग्जीक्यूट का मतलब क्या हो गया? ट्रांसलेटर नहीं चाहिए होगा इसके लिए, इसमें आपके पास ट्रांसलेटर नहीं होगा इसमें, ये विदाउट ट्रांसलेटर एग्जीक्यूट है। इट इज ऑल्सो नोन एज बाइनरी लैंग्वेज कहलाती है क्योंकि 0 1 है। क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ह्यूमन। अब इफ यू वांट, अब देखिए इन्होंने एक एग्जांपल सी दी हुई है यहाँ पर, अब आप इसको देखेंगे तो आपको बहुत डिफरेंट सी लगेगी। यहाँ पे देखिए लिखा है 83 और -2 को ऐड कर रहे हैं। अब अगर आप ऐड करने के लिए जाए 82, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 इंस्ट्रक्शंस है। 7 आपको इंस्ट्रक्शंस, 7 इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या है? 7 इंस्ट्रक्शंस का एक प्रोग्राम है ये। जब आप इस अब ये बताइए 0 1 0 1 1 1 0 ये कोई बना सकता है? ऐसा मुश्किल हो जाएगी ना बनाना। तो इसका मतलब क्या है कि ये बहुत डिफिकल्ट होता है इस तरीके से प्रोग्राम करना। और जबकि ये इतना बड़ा प्रोग्राम सिर्फ काम क्या कर रहा है? 83 और -2 को क्या कर रहा है? ऐड कर रहा है। तो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू
अंडरस्टैंड, इसको याद रखना बहुत मुश्किल होगा और इसमें प्रोग्राम करना भी मुश्किल। अब आता है असेंबली लैंग्वेज। जो असेंबली लैंग्वेज है, जब आपने देखा कि 0101 है और कुछ याद करने के लिए कुछ है ही नहीं अंदर, तो इन्होंने क्या किए कि कुछ सिंबल्स डिफाइन करना शुरू कर दिए साथ, यानी कि कुछ छोटे छोटे सिंबल्स रख लिए उनसे। अब मुझसे देखें, एक होती है बाइनरी लैंग्वेज जो अंडरस्टैंडेबल। जब बच्चा सबसे पहले लैंग्वेज सीखता है अपने बचपन में, तो सबसे पहले सिंबॉलिक लैंग्वेज सीख रहा होता है। मतलब वो मुख्तलिफ चीजों के लिए, वो पानी के लिए मम कह रहा होता है, और वो पूरा सेंटेंस नहीं बोलता, वो सिर्फ पानी के लिए मम कहता है और देख रहा होता है आपकी तरफ, आपको पता चल जाता है ये पानी मांग रहा है। समझ में आती बात? तो ये सिंबल्स कहलाते हैं। मसलन मैं किसी खास किस्म के मुख्तलिफ कामों के लिए इशारे लिखूंगी, क्या कहलाएंगे? सिंबल्स कहलाएंगे। सिंबॉलिक लैंग्वेज जो होगी वो सिर्फ सिंबल की बेस के ऊपर चल रही है। तो इसके अंदर डिफरेंट टाइप की, जैसे LDA एक सिंबल है, पूरा वर्ड नहीं लिखा जाता था। STA एक सिंबल है, A एक सिंबल, B एक सिंबल है, STA स्टैक कहलाता था, STA यूज करना। हॉल्ट एक सिंबल है, डेक डिक्रीमेंट कहलाता है। ये असेंबली लैंग्वेजेस के सिंबल है। अब ये बताइए, इसमें भी वही काम हो रहा है। मसलन देखिए, अगर मैं इस लैंग्वेज को समझना चाहूं तो मुझे थोड़ा बहुत समझ में आएगा। इसके अंदर ट्रांसलेटर मौजूद, चूंकि ये मैंने 01 की फॉर्म में नहीं है, लिहाजा इसके अंदर ट्रांसलेटर का मौजूद होना लाजमी है। यानी कि लो लेवल लैंग्वेज में बाइनरी में ट्रांसलेटर नहीं होता, लेकिन असेंबली में ट्रांसलेटर होता है, और उस ट्रांसलेटर को हम असेंबलर कहते हैं। जो कि असेंबली का है उसको हम क्या कहेंगे? असेंबलर। अब यहाँ पे बताइए, एक ये रजिस्टर्स के अंदर वैल्यू A की वैल्यू मूव की जा रही है, यानी कि 83 को रजिस्टर A में मूव कर दिया गया, फिर ऐड कर दिया गया B की वैल्यू को। ठीक है, समझ में आ रही है बात? यानी कि डेक इनकी वैल्यूज हैं, और फिर स्टैक C के अंदर डाला गया, और हॉल्ट स्टैक C का मतलब क्या है? इसको प्रिंट करा दिया गया, और फिर हॉल्ट का मतलब क्या है? इसको एंड कर दिया गया। तो इसको समझना खासा मुश्किल होता है प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज। लेकिन फिर भी कदरे बाइनरी लैंग्वेज इट इज क्वाइट इजी। आगे चलिए भाई, हाई लेवल लैंग्वेज। सिंपल हाई लेवल लैंग्वेज वैसे ही बनाई गई है जैसे आपके पास क्या होता है, आपकी नॉर्मल लैंग्वेज होती है। इजियर और लेस चांसेस ऑफ, जब तुम्हें बनाना आसान होगा तो एरर के चांसेस भी क्या होंगे? कम होंगे। ये होती है प्रॉब्लम ओरिएंटेड, मशीन को देखने। अब मसलन मैंने C लैंग्वेज का प्रोग्राम इस मशीन पे बनाया और उठा के इस पे एग्जीक्यूट कर दिया, तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि हर C लैंग्वेज के साथ उसका ट्रांसलेटर होता है। जब ट्रांसलेटर उस प्रोग्राम को बाइनरी में कन्वर्ट करता है ना, तो वो उस मशीन के आर्किटेक्चर को देखकर खुद से कन्वर्शन कर देता है। समझ में आती बात? अब बताइए, मैंने अपने इस मशीन पे प्रोग्राम बनाया, इसका आर्किटेक्चर डिफरेंट, उसका डिफरेंट, इसमें C लैंग्वेज है। जब मैं अपने प्रोग्राम को कंपाइल करूंगा तो कंपाइलेशन क्या करेगा? मेरे C लैंग्वेज के प्रोग्राम को उठाएगा और उसका बाइनरी कोड जनरेट करेगा, कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल, इसकी आर्किटेक्चर के हिसाब से। अब अगर मैं इसके आर्किटेक्चर का प्रोग्राम उठा के वहां रन कर दूंगा, गलत हो जाएगा। मैं क्या करूंगा? इसका C लैंग्वेज का प्रोग्राम उठाऊंगा, उस मशीन पे रखूंगा, और उसके ट्रांसलेटर से उसको क्या करूंगा? एग्जीक्यूट करूंगा, कंपाइल करूंगा। तो अब ट्रांसलेटर इस मशीन के रिलेटिवली उसको क्या करेगा? कंपाइल करके उसकी बाइनरी बनाएगा, और बाइनरी को आप एग्जीक्यूट करेंगे तो इसकी क्या हो रही है? ये काम कौन कर रहा होता है? ट्रांसलेटर या कंपाइलर। वो ट्रांसलेटर भी होता है, कंपाइलर भी होता है, इंटरप्रेटर भी होता है, असेंबलर भी होता है वो, लेकिन सबके सब कहलाते क्या है? ट्रांसलेटर्स कहलाते। नॉट अ मशीन डिपेंडेंट। ये मशीन डिपेंडेंट नहीं होते। ये इन हटा देगा या ये नॉट हटा दे, मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज कहलाए। ठीक है, इसके अंदर नॉट ये हटा दीजिए। ये लैंग्वेज जो होती है मशीन से इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि मशीन पे डिपेंड नहीं कर रही होती। आप किसी भी मशीन पे एग्जीक्यूट करो तो मेरे लिए अच्छा नहीं है कि वो प्रोग्राम जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ उस पर भी हो रहा है, उस पर भी हो रहा है, तमाम सबसे कंपैटिबल हो गया, तो मेरे लिए बुरा है? अच्छा है, अच्छा, समझ रहे हैं? तो मशीन इंडिपेंडेंट, और सिर्फ प्रॉब्लम के ऊपर आप प्रॉब्लम ओरिएंटेड होगी, प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करेंगे। हाईली स्ट्रक्चर्ड होती है। भाई देखिए, इस रूम में इन किताबों को बिखरा दूं मैं, तो किसी चीज को एक्सेस करना या किसी चीज को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा ना। लेकिन अगर मैं इसको, ये स्ट्रक्चर्ड है सारी, एक सर्टेन ऑर्डर में अरेंज्ड है, तो ये लैंग्वेज जो होती है ये स्ट्रक्चर्ड होती है, एक ऑर्डर में अरेंज होती है, कहीं पे कुछ खास चीजें लिखी होती है, कुछ तो स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज का फायदा क्या होता है कि अगर आपने प्रोग्राम बनाया और आपने प्रोग्राम बना के मुझे दिया और आपने कहा कि सर चेक कीजिए क्या है, तो मैं उस प्रोग्राम को रीड करके क्या कर जाऊंगा? समझ जाऊंगा। लेकिन अगर वो असेंबली में बना हुआ है या बाइनरी में बना हुआ है, तो आपका बनाया हुआ प्रोग्राम मेरे लिए समझना बेइंतहा मुश्किल हो।
तो ये लैंग्वेज जो होती है ये हाईली स्ट्रक्चर्ड होती है, यानी कि इजीली अंडरस्टैंड। देखें कोड सेट रीयूज किए जा सकते हैं, यानी कि इनके कोड्स हम बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरीके से भी स्ट्रक्चर्ड होती हैं, ये मैं भी बताऊंगा कैसे। और ह्यूमन रीडेबल कोड्स होते हैं, यानी कि ह्यूमन जो होता है वो उसे आसानी से पढ़ता है और पढ़ के समझ जाता है। वहां पे मशीन पढ़ के समझ रही थी, यहाँ पे ह्यूमन पढ़ के समझ। नहीं, देखो रीयूजेबल क्या है, रीयूजेबल का मतलब क्या हुआ जरा समझिएगा। देखें उसी चीज को बार बार इस्तेमाल कर, वैसे देखें मैंने आपको टास्क दिया कि आप मुझे पानी पिलाइए, और मैंने टास्क दिया आप मुझे कोल्ड ड्रिंक पिलाएं। बताइए दोनों के लिए जो इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे उस कोड के अंदर ग्लास आएगा, यानी कि ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है आपके प्रोग्राम के अंदर जो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट। तो इसका मतलब क्या है, जब सेकंड टाइम आप ग्लास उठाने के लिए जाएंगे तो मुझे नए सिरे से ग्लास खरीदने की जरूरत नहीं, जो मेरे पास पहले कोड पड़ा हुआ है उसी कोड को मैं रीयूज कर सकता हूं, मल्टीपल टाइम्स रीयूज कर सकता हूं, मुझे बार बार लिखने की कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं समझ में आ रही बात, तो ये रीयूजेबल कहलाता है। देयर आर 3 टाइप, यहां तक हमने देख लिया है। ये कौन सी लैंग्वेज कहला रही है आपके पास, इसको हमने कौन सी लैंग्वेज कहा, यानी कि ये हाई लेवल लैंग्वेज की मेजर हमने डेफिनेशन देखी थी। अब हाई लेवल लैंग्वेज की जो टाइप्स हैं ये 3 नहीं है, ये 2 है बेसिकली। इसमें प्रोसीजरल और स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज एक ही है, और दूसरी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, जिसका जो सी लैंग्वेज है वो प्रोसीजरल लैंग्वेज है या स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज कहलाती है, जिसमें प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो है हम इसके बाद अब टाइप्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज है, ये लो भी गलत लिखा, ये गलत लिख दिया है क्योंकि आप हाई लेवल पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे टाइप्स भी हम किसके देखेंगे, हाई के देखेंगे। कर चुका हूँ, ठीक है बेटा, बस इसको यहीं तक।